नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार? सवाल सबके जहन में, लगातार ये बात मैं कह रहा हूं, जवाब भी तलाशे जा रहे हैं इस सवाल के, और दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है। अब एक बात साफ हो गई है, ये सीधी फाइट है, ये डायरेक्ट फाइट है नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री और चैलेंजर तेजस्वी यादव के बीच। बहुतेरे नाम हैं, उन पर हमने बड़ी तफसील से चर्चा की है। चिराग पासवान हों, आरएलएसपी के नेता हों, पप्पू यादव घूम रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी घूम रहे हैं, लेकिन दरअसल अब ये बिल्कुल सीधी लड़ाई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। दोनों के अपने अपने गठबंधन हैं। जेडीयू के साथ बीजेपी है, प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार साझा रैली भी कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। उधर तेजस्वी के साथ कांग्रेस और वाम खेमा है, राहुल गांधी भी वहां जा रहे हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ नीतीश और तेजस्वी की हो रही है। नीतीश कुमार 7 निश्चय भाग 2 लेकर मैदान में उतरे हैं, तो 25 प्रण के साथ तेजस्वी मैदान में है। और तेजस्वी, इन प्रणों की बात हम बता चुके हैं आपको, वो एक मुद्दे को पकड़े हुए हैं, वो है रोजगार, वो है नौकरी। सरकार बनी तो पहला हस्ताक्षर 10 लाख सरकारी नौकरी पर होगा। उन्होंने ये पिच तैयार कर ली है, इससे इधर उधर वो होने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, 370 की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, राजनाथ सिंह चीन की बात कर रहे हैं। 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनमें से 16 बिहार के थे। ये मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज का बड़ा सवाल यह है, किसकी ताकत, किसकी कमजोरी? नीतीश, तेजस्वी, बिहार के लिए कौन जरूरी? चर्चा में मेरे साथ आज बड़ा पार पैक पैनल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं और अनडिवाइडेड बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ये लालू राज, जिसके बारे में बीजेपी लगातार बात कर रही है, उससे वाकिफ हैं। जफर इस्लाम मेरे साथ हैं। मेरे साथ अजय आलोक, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता। अभी वो जुड़ेंगे, अभी कुर्सी खाली है, कुर्सी की तो लड़ाई है। 10 नवंबर को कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसी पर निगाहें हैं। नवल किशोर, एक और युवा चेहरा, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। और मुजफ्फरपुर मैंने जानबूझकर नाम लिया क्योंकि मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी दरअसल मुजफ्फरपुर के हैं, उनका होम टाउन है। तो शुरुआत सुकेश मैं आपसे करता हूं। आज किसकी ताकत, किसकी कमजोरी, किसकी क्या ताकत, क्या कमजोरी दिख रही है अभी, अगर हम शुरुआत इसी से करें, दोनों खेमों की बात करें तो? देखिए, एनडीए और यूपीए, आपने कहा 2 दलों के बीच, 2 गठबंधनों के बीच लड़ाई है। बिल्कुल सीधी बात है, दोनों गठबंधनों के बीच लड़ाई है और 2 चेहरों के बीच लड़ाई हो गई है अभी। हाँ, 2 चेहरों के बीच लड़ाई है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच ये जो कॉन्टेस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ देखिए तो दोनों का सपोर्ट बेस उसकी स्ट्रेंथ है। अगर एनडीए ने अपने में स्ट्रेंथ जोड़ा है और तो वो नॉन यादव ओबीसी, ईबीसी, साथ में लड़कियां, महिलाएं, उसका एक बड़ा सपोर्ट नीतीश कुमार को है। मोदी बेनिफिशियरी के तौर पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने आते हैं उनको। और एक चीज जो भूल रहे हैं लोग, वो शायद जो आम चुनाव में भी था, कि जिसको सीधी मदद पहुंची है, जिसका सीधा घर बना है, जिसके सीधे अकाउंट में पैसे गए हैं, उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के नाम से बीजेपी संबोधित करती है। तो कुछ ऐसे बेनिफिशियरी जेडीयू की तरफ से भी है, जेडीयू सरकार की तरफ से, मतलब एनडीए सरकार की तरफ से जो चल रही है, नीतीश सरकार की तरफ से। तो नीतीश और मोदी के जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, वो भी इनके स्ट्रेंथ के तौर पर देखे जाते हैं। उसी तरीके से मैंने कहा सपोर्ट बेस, वो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस अगर कोई है तो वो एमवाई कॉम्बिनेशन। तो आपको मालूम है कि वो लालू यादव ने जो लेगेसी में दिया है, ये तेजस्वी है, ये ताकत है तेजस्वी की, ये तेजस्वी की ताकत है। उसमें उन्होंने आगे देखने की कोशिश की है, उसकी दिशा, उसकी दृष्टि थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की है। वो लगातार लगे हुए हैं कि उनपे वो तोहमत न लगे जंगल राज वाला। तो उन्होंने लालू यादव को पोस्टर से गायब कर दिया, संकल्प पथ से गायब कर दिया, वो अकेले पोस्टर में है। हाँ, एक यूथ को जो सीधा कनेक्ट कर रहे हैं
आजकल मैं देख रहा हूं रैलियों में वो 10 से 15 मिनट भाषण देते हैं, रोजगार नौकरी के अलावा कोई दूसरी बात बहुत प्रमुखता के साथ नहीं कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं क्या दिया तुमको, दिया क्या 15 साल में, 5 साल अपने बेटे को अपने भाई को मौका देके देखो। और ठेठ बिहारी होने की भी ताल ठोकते हैं, वो डीएनए से पकड़ कर लेकर आते हैं जो बीजेपी ने 2015 में इस्तेमाल किया। वो संदीप छौक के तौर पे है। हाँ। उन्होंने, आपने ठीक कहा कि वो मुद्दे से डिगना नहीं चाहते। उन्होंने रोजगार को, नौकरियों को, रोजगार नहीं नौकरियों को स्ट्रेंथ के तौर पे पकड़ा हुआ है। तो यूथ उनका एक स्ट्रेंथ के तौर पे आया है। और एक जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनको दिखता है, जो मैं कहूंगा जो वीकनेस है जेडीयू एनडीए गठबंधन की, वो एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल की सरकार, 3rd टर्म, उसमें जड़ता आई है, मैं लगातार कह रहा हूं। उसमें थोड़ी स्लैकनेस है, शिथिलता है, और उसका फायदा उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर कोई हो सकते हैं, अगर उसको वोट में कोई कन्वर्ट कर सकता है तो वो तेजस्वी कर सकते हैं। अब यह है कि आलोक जी की पार्टी कितना कॉम्प्लीमेंट करती है। बीजेपी जेडीयू को कॉम्प्लीमेंट करती है, जेडीयू बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट करती है। कांग्रेस अगर आरजेडी को कॉम्प्लीमेंट करेगी तो वह आरजेडी के लिए प्लस प्लस होगा। क्या वो कॉम्प्लीमेंट करती है? क्या ये उसकी वीकनेस भी है, उसकी कई बार स्ट्रेंथ भी है। तो जफर इस्लाम इसी बात को, और सुकेश कई दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पर ये बात कह चुके हैं, दरअसल आप इस बार डिफेंडर की भूमिका में हैं और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आपके सर पर है, वो बोझ है। तो आप सुशासन की भी बात करते हैं कि 15 साल में हमने बहुत कुछ बदला है, लेकिन ऐसे गड्ढे में थे जिस गड्ढे के आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप इसी अनडिवाइडेड बिहार में पढ़े लिखे बड़े हुए, तो 15 साल में भी प्रधानमंत्री एक थोड़ा सा नुआंस दे देते हैं कि नहीं, उसमें भी 2014 तक तो काम कहाँ करने दिया। लालू प्रसाद यादव चले गए दिल्ली, केंद्र ने रोड़े अटकाए। दरअसल सही काम तो 3 साल से ही हुआ है, तो और वक्त की दरकार है। तो ये लोग मानेंगे क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है क्या आपके गठबंधन की? देखिए संदीप जी, पहली बात तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ हालात बिल्कुल डिफरेंट है। आप यहाँ से बोल रहे होंगे, हो सकता है आपको, आपके जो भी फीडबैक मैकेनिज्म है उसके हिसाब से आपको ये मिली है, लेकिन खबर गलत है आपकी, इसलिए कि वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है। और दूसरी बात कि हम बिल्कुल निश्चिंत है कि हमें प्रदेश की जनता जरूर वोट देगी, इसलिए कि हमने भी, आपने सही कहा, अनडिवाइडेड बिहार में मैं रहा हूँ। और जब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय अलग ज्वाइन करेंगे तो उनको ये बात मालूम है, जमशेदपुर और उस जिस जगह पे हजारीबाग जहाँ पर मैं था, दोनों कैसा होता था पहले और अब कैसा है, और अब पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सब देखा। 15 साल में किस तरह से लालू यादव ने उस पूरे बिहार को 15 साल से तो आप सरकार में, पिछले 15 साल का इतिहास, वो हिस्ट्री ऑनर्स क्यों करवा रहे हैं सबको? अपने 15 साल के बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, उस 15 साल जो है प्रदेश की जनता भूल ही नहीं पाएगी, जिस 15 साल में एक सुनहरा बिहार जो है बिल्कुल उसको कहीं नहीं कहीं उसने बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया, जंगल राज बना दिया, गुंडागर्दी आम हो गई। तब उसको सुधार के हमने इस स्टेट पे लाया कि अब बीमारू स्टेट जहाँ पर 3% से वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ थी, तो अब वहाँ पर 13% है, 11.11 है। जीडीपी तेजी से आ रही है, नौकरियां भी मिल रही है, खुशहाली भी है। नहीं, नौकरियां मिल रही होती तो 10 लाख नौकरियों पर इतनी ट्रैक्शन क्यों मिल रही है? सरकारी कर्मचारी तो बिहार में 3,10,000 है ना। देखिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अर्थशास्त्र समझते हैं। देखिए, कोई अगर मूर्ख बनाना चाहे तो प्रदेश की जनता मूर्ख तो बनेगी नहीं। 10 लाख जॉब का वादा कि जिस वक्त पहले कलम से, पहले डिसीजन, पहले कैबिनेट में ऐसा लेंगे, ये आप समझते हैं संदीप जी कि ये मूर्ख बनाने का काम है, जिनके पिताजी ने बार बार प्रदेश की जनता को मूर्ख बना के तो आप भी तो 19 लाख रोजगार की बात करते हैं जफर इस्लाम। नीतीश कुमार रोजगार देने का कोई वादा नहीं कर रहे, आपने भी तो 19 लाख का कर दिया ना वादा। नहीं, तो हमने कहा ना, देखिए, जब सरकार, एनडीए की सरकार प्रदेश में भी होगी, देश और सेंटर में भी है, तो बहुत सारी चीजें जो हमने बताई है उसका पूरा हमने व्याख्या किया है कि किस तरह से हम 19 लाख सरकार जॉब क्रिएट करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बना देंगे, तो अब तक कितने एसईजेड बने हैं, कितने आईटी हब बने हैं बिहार में? या आप बनाएंगे, अब सोचेंगे? नहीं, देखिए, ये पूरा 5 साल का रोड मैप दिया है। जो आज तक हुआ है उसका तो लेखा जोखा हम
प्रदेश की जनता के सामने है। और आने वाले 5 साल में जो हम करने वाले हैं उसका लेखा जोखा 5 साल बाद देंगे। लेकिन आज हमने अपने मैनिफेस्टो में पूरी रोड मैप दी है कि कैसे हम जॉब क्रिएट करेंगे। लेकिन जब ऐसे पार्टी जो परिवारवाद पे परिवार करती है, उसको बिहार की जनता बिल्कुल फटकार देगी। ये बात परिवार तो वहां से पड़ेगी फटकार। तो दो बड़ी कमजोरियां आप गिना रहे हैं विपक्षी महागठबंधन की। 1 मिनट, नवल किशोर स्क्रीन पर, वो है 15 साल लालू राज 2 मतलब 1990 से 2005, और दूसरा परिवारवाद। तो नवल किशोर, आपकी ये जो बड़ी कमजोरियां हैं, इन्हें कैसे पाटेंगे आप? कैसे भुलाएंगे 1990 से 2005 का वो जंगल राज और ये परिवारवाद की एक ही परिवार, एक ऐसा परिवार बिहार पर जो भार? देखिए, इतिहास की बात करते करते ये लोग इतिहास बनने वाले हैं। इसके प्रमुख कारण समझ ले क्या है। ये पिछले 15 साल से इतिहास में ही बात कर रहे हैं, वर्तमान पे कभी बात नहीं करेंगे। इनको ये समझाया जाए कि जो भी तुलना होती है समकक्ष में होती है। 1990 का बिहार 1990 के बंगाल से तुलना होगा, 1990 का बिहार 2020 के बिहार से तुलना नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई कमियां हमारे में रही भी होगी तो पिछले 15 साल से तो आप थे, आपने क्यों नहीं उसकी भरपाई की? आज भी फैक्ट्री के नाम पे जो 3 फैक्ट्री है वो तो लालू जी ने दिया। यूपीए 1 में वो 3 फैक्ट्रियां लगी है। आज भी जो सड़क और विकास हुआ है वो तो उसी समय में हुआ जब यूपीए 1 था, 2005 से 2010 के बीच में हुआ है। 2010 के बाद आपने क्या किया है? 2010 का चुनाव भी तो आप सड़क बिजली पानी पे ही जीते थे। उसके बाद आपने क्या किया है? जहां तक आज का सवाल है, आज देखिए दो ग्रुप है। एक तरफ है उम्मीद, जो लोग तेजस्वी से लगाए हुए हैं, तेजस्वी की बातों को और आरजेडी के इतिहास पे। आरजेडी जब से बनी है तब से लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है, मुख्य विपक्ष रही है, सत्ता में नहीं होते भी जनता का सेवा करते रही है, सबसे ज्यादा उसका वोट परसेंटेज रहा है। दूसरी बात, अगर दूसरे तरफ देखें तो आज आकलन हो रहा है 2010 में 23 सीटें आई थी, अगर मुझे सही याद है। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया था आपका। संदीप जी, वोट परसेंटेज 2010 को छोड़कर सीटें 2010 में कम आई है, लेकिन उसके अलावा सीट में भी और मुख्य विपक्ष भी आरजेडी ही रही है। 2010 में भी सबसे ज्यादा विपक्ष की तो इस बार भी मुख्य विपक्षी दल ही बनेंगे? नहीं, विपक्षी दल रहे, हमने जनता के साथ रहा, उनके मुद्दे उठाए। आज भी हम बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार का मुद्दा बेरोजगारी है और यही कारण है कि सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही है। नीतीश जी अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। उनके भाषण में सुनिए, वो तुम तराक पे आ गए हैं। वो कहां से लाएगा? आसमान से लाएगा। मैं तो 15 साल में नौकरी दे ही नहीं पाया, मैं तो उद्योग लगा ही नहीं पाया, मैं निवेश करा ही नहीं पाया। ये असंतुलन का है, विफलता का है। जो उन्होंने पिछले 15 सालों में बिहार को फेल किया है, यह उसका है। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो 2000 में बच्चा जन्म लिया होगा वो नौकरी के लिए तरस रहा होगा, लेकिन बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखी है। यही कारण है कि आज बिहार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है अजय आलोक, यहां पर 1 मिनट नवल, 1 मिनट अजय आलोक, नवल ये कह रहे हैं, देखिए सुशासन जो सबसे बड़ी ताकत थी नीतीश कुमार की, यूएसपी थी, सुशासन पर ये सवाल उठ रहे हैं क्या? 10 लाख नौकरियों की गूंज अब जमीन पर भी सुनाई देने लगी है क्या? ये एक बड़ी ताकत विपक्ष की आपकी कमजोरी साबित हो रही है क्या? कहां से कमजोरी आप साबित कर दे रहे हैं संदीप जी? कहां से? 90,000 नौकरी उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। आप उनकी बात मान रहे हैं। यहाँ 7 लाख नौकरी दे के हम बैठे हुए हैं। 19 लाख रोजगार देने का, नौकरी और रोजगार दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क शायद हमारे विपक्षियों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मानसिक स्तर की कमी है, इसलिए मैं आप समझ लीजिए इसको। हम रोजगार की बात कर रहे हैं। 19 लाख रोजगार देने की बात हमारे सहयोगी ने की, इससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। हमारे वादे पे भरोसा इसलिए क्योंकि हम ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। एक हमारे में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस नहीं है। हमारे नेता ने कहा 2014 में कि अगर बिजली नहीं दे पाए 15 तक तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। बिजली दी या नहीं दी? हमारे नेता ने कहा 7 निश्चय पूरा करेंगे, किया या नहीं किया? 7 निश्चय पार्ट 2 लेके आए। ये कहते हैं कि 15 साल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? चलिए, 7 निश्चय तो 2010 से लेकर आ रहे हैं। 2015 में बीजेपी 2015 से 2017 बीजेपी उठाती थी कि अब ये फिर से 7 निश्चय की बात कर रहे हैं। उनमें से 5 तो 2010 में ही ले आए थे हम। नहीं, ये बीजेपी के आरोप थे आप पर 2 साल तक। मैं क्लैरिटी कर देता हूँ।
नहीं, 7 निश्चय 2010 में नहीं आया था, 7 निश्चय 2015 के चुनाव में आया था। 2015 में और आए, इसी उन्हीं में 7 से निश्चय बीजेपी को कहती पूरे है कि 5 तो महागठबंधन हमने 2010 में ले आए थे। मैं यही तो कह रहा हूं अजय। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। 7 निश्चय जो हमारा 7 निश्चय है, इसी को महागठबंधन ने स्वरूप लिया और महागठबंधन की सरकार 18 महीने थी, इसी पे काम हुआ। बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार बनी, इसी 7 निश्चय पे काम हुआ। इंडिविजुअल पार्टी का घोषणा पत्र अलग है, मैं बात कर रहा हूँ एनडीए की सरकार का। आज हम अपना घोषणा पत्र लेके आए पार्टी की तरफ से अलग, बीजेपी अपना अलग घोषणा पत्र लेके आई है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम चलेगा। 7 निश्चय पार्ट 2 को एनडीए के सीएमपी में हम लोग इंक्लूड होगा, ये इसी पे काम होगा। अब आ जाइए अब बात दूसरे की। हमारे विपक्षी कह रहे हैं कि अपने 15 साल को उस 15 साल से कंपेयर करते हैं, अपने वर्तमान की बात करें, तो चलिए मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ। भाई किसने कहा था तेजस्वी यादव को मंगरू यादव की ज़मीन लिखवा लेने के लिए, जो कि न्यायालय में आज पड़ा हुआ है? किसने कहा था तेजस्वी यादव को मॉल घोटाला करने के लिए? किसने कहा था तेजस्वी यादव को मिट्टी घोटाला करने के लिए, जिसके कारण सीबीआई और ईडी का केस पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो बेल पे हैं? हमने कहा था। ऐसे नेता की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होगी कि नहीं होगी? लालू यादव की छोड़ दीजिए, वो तो जेल में सजा काट तो रहे हैं। विपक्ष आप पर 56 घोटालों के आरोप लगाता है, सृजन घोटाला उनमें से मुख्य है। वहां आपका घोटाला नहीं, दूसरे का घोटाला। तेजस्वी कहते हैं मुझे जेल में डाल दो, इतनी जांच तो कर ली, जेल में डालिए अगर मैं घोटालेबाज हूं। अरे भाई संदीप चौधरी जी, हाँ, संदीप चौधरी जी, आप इन लोगों को कृपया करके मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अगर हमारे प्रति घोटाले के एक भी आरोप इनके पास हैं, कोर्ट में जाने से डरते हैं, तो आपको दे दें, आप नेशनल चैनल पे इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए बिल्कुल सबूतों के साथ। ये है नीतीश कुमार पे घोटाले। अरे हवा में बोल देने से घोटाला हो जाता है? तो जेल में डाल दीजिए ना, तेजस्वी घोटालेबाज है तो, भ्रष्टाचारी है तो। नहीं जाएंगे ही जेल में। एक मिनट, कोर्ट से बेल पे हैं, कोर्ट से बेल पे हैं, चार्जशीट फाइल होगी कोरोना काल के बाद, जेल तो जाना ही है। मैं जो बोल रहा हूं वो आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वो बातें बोल रहा हूं जो सीबीआई ने दाखिल किया है कोर्ट में एफिडेविट के साथ, जो सुशील मोदी ने दाखिल करवाया है कोर्ट में एफिडेविट के साथ, रजिस्टर्ड स्टैंप पेपर में। मंगरू यादव की जमीन क्यों ली 2012 में? कच्चे मकान में रहने वाले मंगरू यादव 2015 में उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने, लिखवा ली गई तेजस्वी यादव के नाम पे। क्यों उप मुख्यमंत्री बना दिया 2015 में? हृदय नारायण की जमीन क्यों ली? रेलवे खलासी की जमीन ले रहे हो आप, रेलवे खलासी की जमीन ले रहे हो। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नौजवान को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं अजय आलोक? कम से कम 150 की है। मैंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, ना ही नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने बनाया होगा। लालू जी ने भेजा, उस वक्त तो चार्ज भी नहीं थे, एक केस भी नहीं था भैया, एक केस भी नहीं था उस वक्त। ये सब तो तब हुआ, मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला तब हुआ जब मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए ये सरकार टूटी। अजय, तेजस्वी पे केस नहीं था, आपने उस पार्टी से अजय सुन रहे, सुकेश बोल रहा हूं। चलिए, तेजस्वी पे उस वक्त केस नहीं था, आपको बाद में पता लगा आपको करप्शन से समझौता नहीं करना था, आप अलग हो गए। आपने जिस पार्टी से समझौता किया था वो तो कन्विक्टेड लालू यादव थे भाई, उनसे क्यों समझौता किया आपने? पहली लाइन की शर्त यही थी, एक मिनट, पहली लाइन की शर्त यही थी हमारी कि लालू यादव तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और दूसरी बात कि लालू यादव किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये इस पे तैयार थे लालू यादव। आपको याद होगा सुकेश, दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौट आए थे, हमने कांग्रेस से बात कर ली थी कि इनको गठबंधन में नहीं रखना है। दिल्ली से नीतीश कुमार पटना आ गए थे, लालू यादव ने अकेले अनाउंस किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, याद होगा आपको, आप भी थे वहां पे। हमने तो उसी वक्त छोड़ दिया था। इनकी आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया, इसलिए आपने साथ ले लिया कि चलिए हमारा काम हो गया, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए। आपने जिस पार्टी से गठबंधन किया उसके मुखिया कन्विक्टेड थे, वो करप्शन के केस में कन्विक्टेड थे। अच्छा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे चलेगा? ऐसा है कि लालू यादव पहले भी कड़वे थे, आज भी कड़वे। अच्छा, खा को भी नहीं किया हमने। हम जानते थे, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 18 महीने सरकार चल गई, बहुत दिन चल गया। इतनी भी उम्मीद नहीं थी हमें, उम्मीद थी तेजस्वी कुछ सीखेंगे। ट्रक ड्राइवर अपना खलासी को रखता है ना, तो इनएक्सपीरियंस होता है। नवल बीच में नहीं, सबको मौका मिलेगा, तो तलाक में कुछ बात नहीं होगा। ये खलासी तो पहले ही ड्राइवर बनने के चक्कर में गलती करते चला गया, निकाल दिया इन्होंने, निकल के भाग गए ये। ठीक है, एक मिनट, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर, एक मिनट। आलोक शर्मा, देखिए जो शुरुआती कमेंट सुकेश ने दिए उसमें एक बात, यहां पर गठबंधनों की ताकत को भी आंक रहे हैं। जेडीयू बीजेपी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तेजस्वी एक ट्रैक्शन ले रहे हैं अपने अंदाज में, नौकरियों की बात को लेकर ग्राउंड स्वेल दिख रहा है, एक ट्रैक्शन दिख रही है, एक आकर्षण दिख रहा है उस मुद्दे का। अब कांग्रेस पर यह बड़ी जिम्मेदारी है, आप 70 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितना साथ दे पाती है और कितनी सीट ला पाती है।
ताकत में, कमजोरियों में, ये आकलन भी जरूरी हो जाता है अजय, आलोक? नहीं, बिल्कुल। देखिए संजीव जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गठबंधनों की लड़ाई है, लेकिन मैं यहाँ ग्राउंड से देख रहा हूँ कि यहाँ सीट भी वैरी कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे, और जिन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया होगा वो नहीं जीतेंगे। जहाँ तक बात है नीतीश बाबू की 15 वर्षों का इतना भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है उनके ऊपर, शायद आज अजय जी नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे पास एक फोटो है आज ही के 2 सभाओं का, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक नीचे नीतीश बाबू की सभा है जिसमें 300 से 400 लोग घूम रहे हैं, और एक पर देखिए तेजस्वी की सभा है। दोनों सभाओं को फर्क देखकर पता चल जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, और उसका सीधा सीधा कारण है। तो रैलियों में भीड़ देखकर आप उत्साहित हो रहे हैं? देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मुझे लगता है कि जनता, मैंने ग्राउंड पे लोगों के बीच में भी घूम कर देखा है, और आज सिसड्डी बाबू के ऊपर, पलटू राम के ऊपर बिहार की जनता का पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। उसका कारण है, आपको कुछ सेंटेंस याद होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। और सृजन घोटाले का जब फेविकॉल डला तो ऐसा डला कि बाकी सब कुछ भूल गए। नीतीश कुमार जी शायद अब डीएनए बता रहे थे मोदी जी को, कल शायद मोदी जी वहां से पीएमओ अजय, आलोक तो खुली चुनौती दे रहे हैं। आलोक शर्मा, आप दे दीजिए ना, आरोप तो बताइए, तफसील से पूरे घोटालों की जानकारी दीजिए। मुझे लगता है कि 55 घोटाले जो बीजेपी ने नीतीश बाबू के ऊपर लगाए थे, क्या बीजेपी आज क्लीन चिट देती है 55 घोटालों में? क्या सृजन घोटाला क्या पेंडिंग नहीं है? वो कौन से बाबू की और खलासी की जमीन तो अजय आलोक जी को याद आ रही है, लेकिन वो जो सृजन घोटाले का इतना बड़ा कांड था जिसकी वजह से राम माधव और अरुण जेटली जी ने सरकार गिरवाई थी, शायद उसको भूल गए होंगे। लेकिन मुझे तो, मैं सबसे पहले तो मोदी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, दोनों हाथ जोड़ के, कि इस बार उन्होंने बिहार की बोली नहीं लगाई। ये बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि बिहार की बोली आपने नहीं लगाई और आपने नीतीश कुमार को साफ लगा लिया। आज हालत ये है, गठबंधन की जो लड़ाई की आपने बात की संदीप भाई, आज एलजेपी क्यों अलग लड़ रही है? बीजेपी ने पैसा दिया एलजेपी को कि तुम लड़िए, और देखिएगा कि पहले फर्स्ट फेज के बाद एलजेपी के जो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ है वो वापस हो जाएंगे काफी हद तक, और उसके बाद केवल और केवल वो जेडीयू का नुकसान करेगी। मोदी जी का इस बार का भाषण सुनिए ना कहीं करंट है, ना कोई बात है, ना वोट ढंग से मांगा है, ना कोई उपलब्धि गिनवाई है। अपनी कहावत है ना, छोटा चना और बाजे घना, तो बाज भी नहीं रहा है बिल्कुल। मुझे लगता है कि मोदी जी स्वयं नहीं चाहते कि नीतीश जी या जेडीयू सत्ता में आए। जफर इस्लाम, रिस्पॉन्ड कीजिए, 4 मिनट बचे हैं मेरे पास कार्यक्रम में। जफर इस्लाम, क्या आप मतलब जानबूझकर वो नीतीश को घेर रहे हैं? क्या ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं आप एलजेपी के साथ सेटिंग है? देखिए, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि हमने, जैसा हमारे गृह मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने एक सीटें अपने, जब आप गठबंधन करते हैं तो जाहिर है कि अपने घटक दल को आप एक सीट ऑफर करते हैं कि इतना सीट हम दे सकते हैं। शायद उनके हमसे ज्यादा उम्मीदें थी कि ज्यादा सीटें मिलेगी, नहीं मिल पाए, तो उन्होंने अपना इलेक्शन अलग लड़ने का फैसला किया। इसमें हमारा और जेडीयू का नुकसान होगा, हमारा फायदा होगा, ये सब जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी को तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि हर जगह से उनकी जमीन खिसक चुकी है। यहाँ जहाँ जिसके साथ गठबंधन किया वो सरकार गई, जिसके साथ उनका साथ जुड़ा वो पार्टी खत्म। अब देखिए, इस बार पहले सपा को खत्म किया, बसपा को खत्म किया, इस बार फिर अब कोशिश उनकी है कि यहाँ आरजेडी को खत्म करेंगे। ये जो कोई कह रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी है तेजस्वी यादव पे, अरे भैया, भीड़ तो बहुत देखा है हमने, लेकिन वोट में तब्दील होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ पर जेडीयू के साथ कम से कम 160-70 सीटें लेके आएगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार फिर से हमारी रहेगी। ठीक है, एक मिनट अजय आलोक, तो ऐसे में आप इतने निश्चिंत हैं, आप कह रहे हैं फिर से सरकार हमारी बनने वाली है। आपा कभी नहीं खोते, मैंने देखा नीतीश कुमार को अमूमन। इस बार थोड़ा संयम खो रहे हैं। इस बार तो सीधा दुत्कार भी रहे हैं लोगों को, वोट नहीं देनी है तो मत दो, पर शांति से बैठो। नीतीश जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, आप बात समझिए। हाँ, एक रैली है जहाँ पे कम से कम 8-9 हज़ार आदमी जुटे हुए हैं, वहाँ पे 4 आदमी आके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अगर नीतीश जी इस तरह से करके उन लोगों को अलग नहीं करेंगे, अगर वहाँ हिंसा हो गई तो उन चारों का क्या होगा, आप समझ रहे हैं? नीतीश जी कोई अप्रिय घटना नहीं चाहते, इसलिए वो डांट के उन लोग को बोलते हैं कि अलग चले जाओ और अपने लोगों को रोकते हैं।
यही कोई और नेता होता ना, कहता पकड़ो इन लोग को, देखो कौन है। ये अंतर है नीतीश जी और बाकी नेताओं में। आज उन्होंने कहा है कि जाके अपने माँ बाप से पूछो कि किसने मना किया था स्कूल और कॉलेज बनवाने से जब मौका मिला था। स्कूल कॉलेज तो नहीं बनवाया, उसको स्कूल चरवाहा विद्यालय का सारा पैसा ढकार गए। क्या गलत बोला भाई? उनको अपने राज्य में मौका मिला तो 26,000 स्कूल से 72,000 स्कूल बनवा दिए। और हमको मौका मिला तो हमने ड्रॉप आउट रेट को 11.2% से घटा के 1.2 लेस देन 1% 12वीं में ड्रॉप आउट रेट कितना है आपके जमाने में? आपके एक मिनट अजय आलोक, 12वीं में Less than 1% बिहार में drop out 12वीं का ड्रॉप आउट रेट कितना है? 40% है ना? सुनिए सुनिए, ड्रॉप आउट रेट का मतलब समझिए ऐसी कैसे बच्चे जो कभी स्कूल जाते नहीं थे उसको ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। मैं जानता हूँ ड्रॉप आउट रेट क्या होता है। 12वीं में ड्रॉप आउट रेट 40% है, 39.26 टू बी मोर प्रिसाइज। और जो शिक्षकों की बात है, एक मिनट आप बताइए, मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो 25% से भी कम, 24.67% जो टीचर हैं वो ट्रेंड हैं, 75% से ऊपर टीचर्स बिहार में अनट्रेंड है। तो हमारा ये कहना है कि जब 2005 में इंटर के जो रिजल्ट अपीयरिंग कैंडिडेट थे वो थे मात्र 89,000 ओनली। हाँ, ये आपने टोटल बताया संख्या आंकड़ा। थी 1,73,000। हाँ, ये ठीक है। आज अब सुनिए, हाँ, तो आज के डेट में हमारे इंटर में 20 लाख से ऊपर लोग अपीयर करते हैं, जिसमें 10 लाख से ऊपर लड़की है। तो ये हम अपनी उपलब्धि नहीं माने। आज की तारीख में हम हर साल हम 18 लाख साइकिल बांटते हैं 9, 10, 11, 12 में लड़कियों को और लड़कों को। तो ये अपनी उपलब्धि हम नहीं माने। नहीं, बिल्कुल मानो। हम तो आंकड़ों पे बात कर रहे हैं भाई। हमने नहीं, पर मैंने भी इसीलिए कुछ आंकड़े मैंने पेश किए थे। पर ये नवल, दिखता है। एक चीज बताइए, 15 साल में ऐसा गड्ढा आपने खोद दिए लालटेन की। लालटेन तो आपका चुनावी चिन्ह है। अब घर घर बिजली आ गई, नल में जल आ गया, बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, 10 लाख से ज्यादा बच्चियां मैट्रिक का इम्तिहान देती हैं, पास हो जाती हैं बाकायदा। तो ये उपलब्धि नहीं है क्या? ये बिहार बदला नहीं है क्या? लालटेन युग तो समाप्त नहीं हुआ। लालटेन आज भी घर में मिल जाएगा। ये तीर के बदले तो मिसाइल आ गया है। ये बात छोड़ दीजिए। आप स्कूल की बात करते हैं ना, और साइकिल और पोशाक की बात करते हैं। साइकिल और पोशाक पहन के जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं, 30% में बिल्डिंग नहीं है, 70% में कंप्यूटर नहीं है, 80% में लाइब्रेरी नहीं है, टीचर अनट्रेंड है। कौन सा ट्रेनिंग दे रहे हैं? कौन सा तैयार कर रहे हैं? ये 2005 से जो बच्चे पढ़ना शुरू किए, 2017 में पहला 12th का बैच 70% फेल कर जाता है। मात्र 30%। जहां 89,000 बच्चियां मैट्रिक का इम्तिहान देती थी, 10 लाख से ऊपर दे रही हैं। आज भी कॉलेज में 6 साल में BA की डिग्री मिलती है। आप क्या बात करते हैं? आप जितने भी एग्जामिनेशन दिए बच्चे जो पास करके नौकरी के लिए इंतजार कर, ज्वाइनिंग के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये कौन नहीं जानता है? जिस तरह से बेरोजगारी को आपने बढ़ाया है हर स्तर पे, जिस तरह से बेकारी को आपने बढ़ाया है, यही कारण है कि आज नीतीश कुमार को लोग दुत्कार रहे हैं और कह रहे हैं कि ना आकार है ना प्रकार है, वही नीतीश कुमार है। बिहार में कोई बाहर नहीं लाया है। और यही कारण आलोक है शर्मा स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, देखिए, नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक प्लस है। वो उनकी ताकत को और मजबूत करते हैं। राहुल गांधी क्या तेजस्वी की ट्रैक्शन को प्लस कर रहे हैं, या राहुल गांधी दरअसल एक लायबिलिटी हैं? अजय आलोक कहते हैं राहुल गांधी जहां जाएंगे वो और पार्टियों को भी खत्म करवा देते हैं। बीजेपी तो खत्म हो, कांग्रेस तो खत्म हो ही रही है। क्योंकि मुझे लगता है उनको अब पूरे उनकी तरह 10 तारीख को उनका पूरा समापन हो जाएगा JDU का, तो इस तरह की भाषा तो आएगी। हम तो पूरा पूछना चाहते हैं कि मोदी जी की जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें बिहार हाईएस्ट गरीबी रेखा से नीचे है 34%। अगर 15 साल इतना काम किया तो क्यों है ऐसा? आप मनरेगा में केवल 34% आप एवरेज यूज कर पाए हैं। कुपोषण हाईएस्ट है, 42% बच्चे कुपोषित हैं। गर्भवती महिलाओं में खून की या विटामिन A की कमी 58% है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है। आपके पास बस नहीं है कि बच्चों को कोटा से ले आए आप। आपके पास मजदूरों को ट्रेन का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। बाढ़ आती है तो उप मुख्यमंत्री आपके सड़क छोड़ के भाग जाते हैं। ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है, ट्रेन टीचर्स की रेशियो लोएस्ट है, बैंक सुविधा लोएस्ट है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि साहब यहाँ पर विकास हुआ है। मुझे लगता है कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो अभी हज को जाने को तैयार है। 900 चूहे इन्होंने खा लिए हैं। न काम है, न तरक्की है, न रोजगार है, पर विकास बहुत है। ठीक है, तो विकास की बात हो रही है। वो फिर जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, ताकत और कमजोरी का, दोनों खेमों का हमने आकलन किया है। दरअसल अब
जनता जनार्दन के हाथ में है, कहाँ बटन दबाते हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा अभी ट्रैक्शन क्या पकड़ता दिख रहा है? हमने तमाम कमजोरियां और ताकतें गिनवाई। देखिए, एक बड़ा वर्ग वो एस्पिरेशनल वर्ग है। वो बिहार में भी अब लोगों ने दुनिया देख ली है, क्योंकि कनेक्टेड है। ये इंटरनेट का युग है। कोई सूरत में रहता है, कोई बड़ौदा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो बाहर क्या हो रहा है सबकी छवि आती है, सबकी आकृति आती है, दृश्य आते हैं। तो लोग भी सोचने लगे हैं कि हमें भी वैसा बनना चाहिए। अगर 15 साल में हम विकास की राह पे हैं और हम BSP पे ही टिके रहे, ग्रेजुएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजली, सड़क, पानी से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आम जनता का मानस हो गया है। कोई भी इस बार जीते, मुझे लगता है कि उसको उस दिशा में ही चलना पड़ेगा कि हमें एक छलांग लगानी पड़ेगी, एक लीप लेना पड़ेगा। ये आप क्राउड देख के अंदाजा, मैं एक दूसरी बात पे जा रहा हूं कि एक तरफ साइलेंस है, दूसरी तरफ रोर है। आप सिर्फ उससे अंदाजा मत लगाइए। एक वो क्राउड जो ग्राउंड स्वेल दिख रहा है आपको तेजस्वी की सभाओं में, वो उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता को भी दिखा रहा है। जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उसको भी रेखांकित कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसको कमजोरी न समझा जाए। दूसरी तरफ जो उनका साइलेंट वोटर है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जरा उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को, कि जिसको सीधी सीधी अभी कोरोना के वक्त में या बाढ़ के वक्त में या फिर किसानों को जो पैसा मिला है, जिसने नरेंद्र मोदी की नैया पार लगाई थी, क्या वो एक ऐसा साइलेंट वोटर है जो इस क्राउड पे भारी पड़ेगा क्या? या फिर ये क्राउड दरअसल युवाओं का क्राउड है, वो सब कुछ ध्वस्त कर देगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का किला ध्वस्त कर देगा? इस पे निगाहें होनी तो चाहिए। दोनों खेमों की कमजोरियां क्या हैं, ताकत क्या है? पर असल ताकत दर्शकों और खास बिहार वासियों आपके हाथ में है। बटन दबाने की जो ताकत है, ये जिम्मेदारी है आपकी और ये आपका हक भी है। अब देखिए 10 तारीख को पिटारा खुली जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।